वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम यूएस ग्रीनलैंड जियोपॉलिटिकल इश्यू को स्टडी करेंगे। सोचिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो सालों साल बर्फ से ढका रहता है, अचानक से अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया? इस आर्कटिक गैम्बिट में, इस शतरंज की चाल में आखिर दांव पर क्या लगा है? चलिए आज इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम को डीकोड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे लाजमी सवाल दिमाग में यही आता है, ये जो जायंट आइलैंड है, ये जो बर्फ की चादर है, ये अचानक से एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट यानी एक भू राजनीतिक तनाव का केंद्र कैसे बन गया? एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम ज्यादातर खबरों में सुनते भी नहीं, वो अचानक अमेरिका और उसके नेटो एलाइज के बीच टेंशन की वजह कैसे बन गई? आइए इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक को समझने का पहला रूल है, व्हाई इज इट इन द न्यूज? इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट क्या है? आखिर अचानक ऐसा हुआ क्या कि हम आज इस टॉपिक को इतनी गहराई से डिस्कस कर रहे हैं? तो हुआ ये कि हाल ही में यूएस ने एक टैरिफ थ्रेट यानी कि टैक्स लगाने की धमकी वापस ले ली और इसके साथ ही ग्रीनलैंड को लेकर अपने नेटो सहयोगियों के साथ एक फ्रेमवर्क फॉर अ फ्यूचर अरेंजमेंट का ऐलान किया। अब देखिए, ये एक क्लासिक डिप्लोमेटिक मूव है। ऊपर से देखने में लगता है कि हाँ, टेंशन कम हो गई, लेकिन असल में ये दिखाता है कि पर्दे के पीछे ये मामला कितना ज्यादा गंभीर और कॉम्प्लेक्स है। तो अब आते हैं इस पूरे एनालिसिस के सबसे कोर पॉइंट पर। ग्रीनलैंड आखिर इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक प्राइज है क्यों? क्यों एक जमीन का टुकड़ा जो ज्यादातर नॉन हैबिटेबल है, बर्फ से ढका है, वो 21st सेंचुरी की ग्लोबल स्ट्रैटेजी में इतना इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? इस मैप पर एक नजर डालिए। कहते हैं ना, रियल एस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। बिल्कुल वही बात यहां लागू होती है। ग्रीनलैंड की लोकेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये एक जियोपॉलिटिकल क्रॉसरोड्स है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के ठीक बीच में। ये एक पुल की तरह है, एक गेटवे है आर्कटिक के लिए, और यही लोकेशन इसे इनवैल्यूएबल बनाती है। और यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म निकल कर आता है जिसे प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल याद रखना है, द GIUK गैप। इसका फुल फॉर्म है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ये इनके बीच का एक स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम कॉरिडोर है। कोल्ड वॉर के टाइम से ही ये नॉर्थ अटलांटिक में नेवल शिप्स और खासकर दुश्मन देशों की सबमरीन्स की मूवमेंट्स को मॉनिटर करने के लिए बेहद क्रिटिकल माना जाता है। पर बात सिर्फ लोकेशन की नहीं है, यूएस के वहां स्पेसिफिक मिलिट्री इंटरेस्ट्स भी हैं। पहला, पिथोफिक स्पेस बेस। ये यूएस के अर्ली वार्निंग रेडार नेटवर्क का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा है। दूसरा, गोल्डन डोम प्रोजेक्ट, जो एक प्रपोज स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी है। और तीसरा, और शायद सबसे क्रिटिकल, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, रशिया और चाइना वहां अपना इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो उन्हें काउंटर करने के लिए यूएस को वहां अपना मिलिट्री और इकोनॉमिक फुटप्रिंट बनाए रखना जरूरी हो गया है। चलिए अब मिलिट्री एंगल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड की ये कहानी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी तक सीमित नहीं है। अब आते हैं इसके इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डायमेंशंस पर। यह लड़ाई सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन की नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा रिसोर्सेज, दौलत और खतरों की है। और जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सबसे पहले जिक्र आता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, यानी REEs। ये 17 केमिकल एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो आजकल के हाईटेक प्रोडक्ट्स जैसे हमारे स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और डिफेंस सिस्टम्स के लिए एब्सोल्युटली वाइटल है। इन्हें विटामिन्स ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी भी कहा जाता है। जैसे शरीर के लिए विटामिन जरूरी हैं, वैसे ही आज की इकोनॉमी के लिए ये एलिमेंट्स। मेंस में रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स पर आंसर लिखने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन रेस में ऐसी क्या खास बात है? देखिए, यहां से आपको ये पूरी इकोनॉमिक रेस साफ दिखेगी। एक तरफ आज के दिन ग्लोबल रेयर अर्थ मार्केट पर चाइना का दबदबा है, एक तरह से मोनोपोली है। इससे यूएस जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़ी सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी पैदा होती है। इसीलिए यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है? ग्रीनलैंड के विशाल RE रिजर्व्स को कंट्रोल करना, ताकि चाइना की इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट सिक्योर सप्लाई चेन बनाई जा सके। और ग्रीनलैंड इन रिसोर्सेज का एक खजाना है, एक अनटैप्ड ट्रेजर ट्रूव। खासकर साउथ ग्रीनलैंड में क्वानेफेल्ड साइट, जहां REE के साथ साथ यूरेनियम भी है, और क्रिंगलन साइट जहां REE के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि वहां पे ऑयल और नेचुरल गैस के भी काफी भंडार हैं
जो अब बर्फ पिघलने से धीरे धीरे एक्सेसिबल होते जा रहे हैं। ये अब बात करते हैं रिस्क की। इस नंबर को देखिए, +7 मीटर्स। सिर्फ एक नंबर है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत बहुत बड़ी है। अगर अगर ग्रीनलैंड की पूरी आइस शीट पिघल जाती है तो दुनिया भर में समुद्र का लेवल यानी सी लेवल 7 मीटर तक बढ़ सकता है। जरा इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचिए। दुनिया भर की कोस्टल सिटीज, इकोनॉमीज, करोड़ों लोगों की जिंदगियां। और एक और इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना जरूरी है, द एल्बीडो इफेक्ट। इसको ऐसे समझिए, ग्रीनलैंड की जो सफेद बर्फ की विशाल परत है वो सूरज की रोशनी को, सोलर रेडिएशन को एक शीशे की तरह स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। इससे हमारा प्लैनेट ठंडा रहता है। ये एक नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है। तो इस बर्फ के पिघलने का मतलब सिर्फ सी लेवल राइज नहीं है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग का और भी तेजी से बढ़ना है। तो हमने देखा मिलिट्री एंगल, इकोनॉमिक एंगल, एनवायरमेंटल एंगल। इन सब की मिलने से क्या होता है? डिप्लोमैटिक कॉन्फ्लिक्ट। यूएस के इंटरेस्ट ने सिर्फ एक देश को नहीं, बल्कि नाटो जैसे मजबूत मिलिट्री अलायंस को एक बहुत बड़े टेस्ट में डाल दिया। एन अलायंस अंडर प्रेशर। जब ये खबर सामने आई तो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर का जवाब बिल्कुल दो टूक था, बहुत साफ और सख्त। ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये डेनमार्क की सॉवरेनिटी यानी उसकी संप्रभुता का एक शक्तिशाली ऐलान था। और मामला तब और गंभीर हो गया जब डेनमार्क ने नाटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक करने यानी इस्तेमाल करने की बात कही। ये आर्टिकल नाटो की नींव है। ये कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है। किसी एक मेंबर देश पर हमला सभी मेंबर देशों पर हमला माना जाएगा। इस एक कदम ने एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट को पूरे अलायंस के लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में यानी अस्तित्व के संकट में बदल दिया। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। पूरे यूरोप ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसे बड़े देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया और साफ कहा कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नॉन नेगोशिएबल है। यहां तक कि उन्होंने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम से एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी की। और आखिर में डेनमार्क ने एक साफ चेतावनी दी कि अगर यूएस ने कोई भी मिलिट्री एक्शन लिया तो ये नेटो का अंत होगा। इतनी ज्यादा हाई स्टेक्स टेंशन के बाद आखिरकार चीजों को शांत करना ही था। तो अब डी एस्केलेशन यानी तनाव कम करने और आगे का रास्ता निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तो देखते हैं इस मसले को सुलझाने के लिए क्या किया जा रहा है। कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पहला, नेटो खुद मीडिएशन कर रहा है और एक फ्रेमवर्क ऑफ अ फ्यूचर डील पर बात हो रही है। दूसरा, 1951 की जो यूएस डेनमार्क डिफेंस एग्रीमेंट है उसे रीनेगोशिएट करने का सुझाव है, जिससे यूएस शायद वहां और मिलिट्री बेसिस बना सके। एक सॉवरेन बेस मॉडल का भी प्रपोजल है, जैसा साइप्रस में यूके के मिलिट्री बेसिस हैं, जहां बेस का एरिया यूएस के कंट्रोल में होगा लेकिन सॉवरेनिटी डेनमार्क की ही रहेगी। और चौथा, यूएस की सिक्योरिटी चिंताओं को दूर करने के लिए एक नया आर्कटिक सेंट्री मिशन शुरू करने का प्रस्ताव है। तो इस पूरे एनालिसिस का सार क्या है? इसका टेकअवे क्या है? यह विवाद साफ साफ दिखाता है कि कैसे आज की दुनिया में स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, क्रिटिकल मिनरल्स और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी कमजोरियां पुराने और पारंपरिक गठबंधनों, ट्रेडिशनल अलायंसेस की परीक्षा ले रही हैं, उन्हें टेस्ट कर रही हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल जिसके साथ हम इस चर्चा को समाप्त करेंगे, क्या आने वाले समय में आर्कटिक विश्व के लिए संघर्ष का अगला मैदान बनेगा या फिर सहयोग का? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.